प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले इमरान खान खारजा महाज पर डट गए। कौमी असम्बली इजलास में अमरीका को खरी खरी सुना दी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को टैक्स ना देने का ताना दे दिया। इनडायरेक्ट टैक्सेस को वज़ीर आज़म इमरान खान टैक्स क्यों नहीं समझते? क्या गरीब टैक्स चोर हैं जबकि अमीर टैक्स ईमानदारी से अदा करते हैं? इसके अलावा बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी ने 10 साल पहले शाह महमूद कुरैशी को पार्टी से निकालने का राज आज फाश कर दिया। असम्बली में कुरैशी पर शदीद तनकीद, इमरान खान को अपने वजीर खारजा पर नजर रखने का मशवरा दे दिया। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी का बिलावल पर शदीद लफ्जी वार। क्या शाह महमूद कुरैशी वजीर आजम के खिलाफ किसी साजिश में मुलव्विस हैं? इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन के लिए हाउसिंग कॉलोनी बनाने का मामला, वजीर आजम इमरान खान का बड़ा कदम, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की हिदायत पर 50 करोड़ मालियत की 28 एकड़ जमीन देने से इनकार कर दिया। काबीना अरकान ने सुप्रीम कोर्ट हिदायत पर एतराज़ात उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत कानून और CDA को कॉलोनी के लिए क्या हिदायत दी थी जिस पर काबीना ने एतराज़ किया? काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे नैब के हवाले से वजीर आजम के माविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम ताबिश गोहर को बयान महंगा पड़ गया। नैब का शदीद रद्द-ए-अमल, बयान का नैब कवानीन के तहत जायजा लेने का फैसला, पैमरा से तकरीर का स्क्रिप्ट भी मंगवा लिया। ताबिश गोहर की नैब पर तनकीद की वजह क्या और अब नताइज क्या हो सकते हैं? इन तमाम मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले आमिर मतीन साहब, इमरान खान की आज स्पीच जो आई थिंक सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही है हर जगह पे, और उसके कुछ प्रेसिंग पॉइंट्स जिस पर उन्होंने जोर दिया, किस तरह से देख रहे हैं? पहले तो अच्छी बात यह है कि वो उनकी तकरीर उन्होंने जो की उसको सुना गया पीसफुली, और क्योंकि 2-4 दिन से जो माहौल था, लग रहा था कि ये तकरीर शायद ना हो पाए या हो तो फिर बड़े गंदे माहौल में हो, मगर आज बहुत इत्मीनान से सुनी गई। बिलावल भुट्टो की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कोई नहीं था और शहबाज शरीफ साहब आज भी नहीं आए। कल उनका बहाना था कि उनके कज़न के जो हैं कुल हैं, तो आज बहाना नहीं था, वो नहीं आए। शायद ये जो सुनने में, संजीदगी से सुनने के पीछे एक वजह ये भी थी कि ये कन्वे कर दिया गया था और ये सबको पता था कि वो आज कौमी सलामती के इश्यूज़ पे, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान से रिलेटेड अमेरिकन जो बेसेस मांग रहे हैं उन पे पॉलिसी बयान प्राइम मिनिस्टर देंगे। और इस सिलसिले में कल जो है एक पार्लियामेंट्री कमेटी जो सिक्योरिटी की मीटिंग भी है, जिसमें गालबन हमारी फ़ौजी अफसरान जो है वो भी ब्रीफिंग का हिस्सा होंगे। तो इतना संजीदा मामला है कि उसमें मेरा ख्याल कोई भी पार्टी नहीं चाह रही थी कि ये नज़र आए कि उन्होंने इसको गैर संजीदगी से लिया है, तो इसकी एक वजह है। बाकी इसकी जो फॉरेन पॉलिसी साइड जो है ना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। और मैं ज़रा एक ओवरऑल एक थोड़ा सा देना चाह रहा हूँ कि इसमें मिक्स्ड बैग था। पूरी चीज़ें अच्छे से स्टार्ट करते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि पैशन बहुत था प्राइम मिनिस्टर ने, लग रहा था जी ये बहुत कोई इनकलाब आ गया, तारीखी है। और कई PTI तो बहुत लोग जज्बाती हुए थे उनकी तकरीर सुन के, रेयर मोमेंट। हाँ, वो ऐसे ही एकदम उनको लीडर को आज कायदे आज़म लग रहे थे उनको। तो पैशन बहुत था और पैशन में फिर जब वो आते हैं प्राइम मिनिस्टर तो बड़ी बात है उनकी कि वो इतनी लंबी तकरीर भी कर लेते हैं। जब लंबी करते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी भी कह जाते हैं जो कि जिस पे फिर वो जो उनके नाकदीन हैं वो उसमें से छोटे छोटे नुक्स निकाल लेते हैं। फिर यह है कि एक 3 साल के बाद एक नज़र आ रहा है कि वो ट्रेनिंग ऑफ द जॉब थोड़ी सी हो गई है कि उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स वगैरह पता लग गए, वरना पहले 2-3 साल में तो वो पता ही नहीं चल रहा था कि इश्यूज़ क्या हैं। उनको जिस तरीके से फिगर्स याद हो गए हैं उससे ये फॉर एग्ज़ाम्पल नवाज शरीफ साहब के मतलब नहीं कहा जा सकता था कि वो उन्होंने ठेके पे डार साहब को दी हुई थी, उनको बजट के सेलियन पॉइंट्स का पता होता था, इतनी तफसील में इश्यूज़ के हवाले से वो बात नहीं कर सकते थे। तीसरा ये था मुझे जो अच्छी चीज़ उनकी लगी कि इस गवर्नमेंट की PTI की फाइनली तरजीहात जो है ना, प्रायोरिटीज़ वो ठीक हो गई हैं। अच्छा। और जो 3 तरजीहात जो उन्होंने की, वो जो बात मेनली की जिन पे डोमेस्टिक के हवाले से, एक तो पहले ये बड़ी अच्छी चीज़ होगी, उन्होंने कहा जी कि हमारा जोर जो है ना PTI का वो एक्सपोर्ट्स पे है कि कोई भी दुनिया का मुल्क जो है ना एक्सपोर्ट्स के बगैर तरक्की नहीं करता और हम बहुत पीछे थे। बड़ी अच्छी बात है बहुत। उसके बाद जो दूसरी प्रायोरिटी जिसका हम भी बहुत ज़्यादा इसरार करते रहते हैं वो ज़राअत,
कि डेवलपिंग कंट्रीज़ और पाकिस्तान जैसा ज़राअती मुल्क जो है ना, ज़राअत के बगैर नहीं हो सकता, बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है कि सोशल जस्टिस की बड़ी उन्होंने बात की कि ये ट्रिकल डाउन थेरी नहीं होती है, बॉटम्स अप से जो ये एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई है कि पहले छोटे जो गरीब तबकात हैं उनको एम्पावर किया जाए, छोटी जो इंडस्ट्री है उसको कर्जे दिए जाएं, वो भी बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, बातें, नीयत बड़ी अच्छी है, तरजीहात बड़ी अच्छी हैं, मगर ये है कि प्राइम मिनिस्टर जितने उस पर कॉन्फिडेंट नज़र आते थे, हम हमारे जैसे लोग जो बाहर से बैठ के देखते हैं और वो उन ब्रीफिंग्स का हिस्सा नहीं होते, क्योंकि जब ये ब्रीफिंग दी जाती है इंसान समझता है कि हर प्राइम मिनिस्टर यही समझता है कि उसने ये सारी चीज़ें कर दी। हमें बाहर से बैठ के जो है ना, ये जो लगता है कि ये सारी चीज़ें इस तरह नहीं है जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नज़र आ रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पहली उनकी जो है कि एक्सपोर्ट्स का, वो बहुत कि एक्सपोर्ट्स बड़ी बढ़ गई। हम ये कहते रहते हैं कि जनाब जितना एक्सपोर्ट्स वालों को आपने दे दिया है कि आप एक फिगर आया था कि उनको तकरीबन जो मुख्तलिफ उनको इंसेंटिव्स दिए गए 2 ट्रिलियन रुपये के हुए हैं, 2000 अरब के करीब दे दिया है। और अब जाके जो है ना, जितनी 2018 के करीब थी उतनी एक्सपोर्ट के 25 भी पूरी नहीं अभी हुई, $24 बिलियन समथिंग जो है ना 25 के करीब ही है वो। तो जितनी उनके दिए गए हैं उनको इंसेंटिव, उतनी अभी एक्सपोर्ट नहीं। ये एक्चुअली लम्हा फिक्री है, इस पर ज़रा गौर करना चाहिए कि अगले साल भी अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स के अंदर वो नहीं हो रहा तो क्यों है। ये हमारी ये लीड जो है, ये सारे लोग ये फेवर्स लेते रहते हैं ये सारे, मगर उतना डिलीवर नहीं कर रहे। दूसरा ये है कि ज़राअत का भी बड़ी अच्छी बात है कि फोकस उस पर आ गया है, सारी बातें बड़ी अच्छी हैं, पर ज़राअत के अंदर भी टू लिटल टू लेट जो है, अभी बातें ज़्यादा हैं। बम्पर क्रॉप्स ठीक है 3-4 आ गए, मगर कॉटन अभी तक जो है उसके मसले हल नहीं हुए और अभी वो लग भी गई है। सो अभी भी बातों की हद तक ये ज़राअत का है। प्रैक्टिकल टर्म्स में ठीक है, वो कह रहे हैं कि जनाब हमने 60 अरब रुपए के इसके अंदर इंसेंटिव रखे हुए हैं और 100 अरब रुपए के एग्जम्पशंस दिए हैं हमने, जो है ना उनके ऊपर फेवर्स दिए हैं किसानों को। जब ये इम्प्लीमेंट होगा तब होगा। अभी फ़िलहाल 3 साल में ज़राअत के अंदर बिल्कुल बुरी परफॉर्मेंस रही है, सो उस तरीके से अभी है नहीं है। तीसरा, एहसास प्रोग्राम में बड़ी अच्छी बात है कि निचला इस तरह का सोच रहे हैं, मगर ये अभी इनकलाब मैंने कहा ना कागज़ों में भी है, अभी इसके वो वाले असमरात नज़र नहीं आए। पर चले ये अच्छी बातें हैं, बट जो मेरे लिए मिसिंग था कि जो उनका उस सारी अफसाने का जिसका जिक्र ही नहीं था, वो था कि एनर्जी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला एनर्जी है। एनर्जी के बगैर जो है ना आपकी इंडस्ट्री चलती है, ना आम आदमी को महंगाई से जान छूटती है। और इस वक्त ख़ास तौर पे जो है जो 12-12, 14-14 घंटे की कई शहरों में ये लोड शेडिंग हो रही है, गैस नहीं आ रही है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर उस पर कुछ मानेंगे और कुछ शायद इस तरह का फाइनली ऐलान भी कर दे कि जनाब 2-4 बंदों की हम जिनकी नालायकी की वजह से ये काफ़ी सारा मैन मेड क्राइसिस है, तो कुछ लोगों की छुट्टी हो रही है। पर मैं समझता हूँ ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था ना वो अमेरिकन बेसिस के हवाले से था। वो क्लासेस आप बेहतर उसके ऊपर रोशनी डालेंगे, मैं बाद में कमेंट करूंगा। ठीक है, अमेरिकन बेसिस। लेकिन क्लासेस साहब एक और चीज़, वज़ीर आज़म को ऐसा क्यों लगता है कि टैक्स नहीं देते अवाम, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको वो क्या टैक्सेस में शुमार नहीं करते? तो ये कहाँ से पैसे इकट्ठे होते हैं? ये जो आपकी दफ़ा जो माल इकट्ठा होता है, अभी जैसे आमिर ने बात की है, अवाम की जान से आप पैसा निकालते हैं और आप उसकी रियायतें देते हैं बिग बिजनेसमैनों को, जो आपको 2-4 करोड़ रुपया हॉस्पिटल के लिए या किसी आपके कोई प्रोजेक्ट के लिए आपको डोनेशन दे जाते हैं। उनको अरबों रुपए, 2000 अरब रुपए के उन्होंने फायदे दिए हैं। और मैं आपको शर्तिया कह सकता हूँ उन्होंने 2000 अरब टैक्स ही नहीं दिया होगा। इतना वो टैक्स नहीं देते जो इन्होंने शुगर वालों के बारे में कहा था ना, याद है कि 30 बिलियन रुपीज़ की वो सब्सिडी ले गए थे इनसे और उसके अगेंस्ट उन्होंने जो मेरा ख्याल 10 अरब रुपए उन्होंने टैक्स दिया हुआ था। 20 अरब रुपए का वो हुकूमत से हमारी जानों से वो पैसा निकाल के ले गए प्रॉफिट में। टैक्स तो छोड़ दें, इन बिजनेसमैनों के जरा टैक्स तो बताएं जिनको 2000 अरब रुपया दिया गया है और फिर कहते हैं आवाम टैक्स नहीं देते। इन्होंने कितना टैक्स दिया था? आपने उनको जवाबन उनको फैसिलिटीज दिए। यहाँ पे आके 4-5 मोटे किस्म के एक आप कह सकते बिजनेसमैन इकट्ठे हो गए, कुछ कराची के हैं और कुछ वहाँ से आपके लाहौर के हैं। उन दोनों ने एक ही तरीका अपना लिया, हुकूमत की तारीफें करनी है कि इमरान खान साहब ने सब ठीक कर दिया और उसके बदले में जेबें भर के ले जाते हैं। ये साहब आप देख लें, इन्होंने मैनेज की हुई चीज़ें। अब ये कहते हैं टैक्स नहीं देते, तो ये 5000 अरब जो है 4000 अरब आपका इकट्ठा हुआ है, ये कहाँ से आया है? ये इमरान खान साहब की पार्टी के लोगों ने पैसे डाले हैं।
आवाम से आप पैसे भी ले रहे हैं, इनडायरेक्ट 90% आप टैक्स लेते हैं। ये पानी जो अगर हम पीते हैं इस पे हम टैक्स देते हैं, आप उस पे जाकर चिप्स बच्चे खाते हैं उस पे आप हम टैक्स तो देते सर हैं। हर चीज पे देते हैं, अमीर नहीं देता है टैक्स, ओहो, और फिर वो अमीर- कहते हैं कि टैक्सेस कोई भी अगेन नहीं अमीर का ये जो कह रहे हैं कि अमीर टैक्स नहीं देता, इनडायरेक्ट टैक्स तो अमीर भी दे रहा है ना। आप पेट्रोल पे जब आप उस पे 4 रुपए बढ़ा देते हैं तो वो भी टैक्स दे रहे हैं ना, अमीर भी। हर बंदा इस मुल्क में टैक्स दे रहा है। जो बेचारे हमारे घर में मुलाजिम हैं, वो काम करते हैं, डोमेस्टिक हेल्पर हैं या कैसे सपोर्ट है, Help से, हाँ। वो भी वही टैक्स दे रहा है जो मैं दे रहा हूँ। आप उनको भी कहते हैं टैक्स नहीं देता, तो मुझे समझा दें तो ये पैसा कहाँ से 4000 अरब आपके पास आ जाता है, या 5000 अरब आपने अब आपने 6000 अरब का रखा हुआ टारगेट, पैसे कहाँ से? आप लोगों को जलील करते हैं, आप उनको बैठ के उनको शर्मिंदा करते हैं, आप टैक्स नहीं देते। और भाई साहब ये टैक्स आप इवन यहाँ से गरीब आदमी जो दिहाड़ी चल रहा है यहाँ चलाता है 300 रुपए, आप उससे भी टैक्स ले रहे हैं। एक हर चीज में टैक्स लिया जा रहा है, बिजली में ले रहे हैं, गैस में ले रहे हैं, आप उसमें खाने पीने के हर चीज में ले रहे हैं, दही दूध आके एवरी कमोडिटी उसमें हर चीज में ले रहे हैं। अच्छा टैक्स लग कहाँ पे रहा है? फिर कहते हैं लोग टैक्स नहीं देते। अभी हमने खबर की थी, अनवर सुमरा साहब हैं, ये बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं इनके वहाँ पे उसमें लाहौर में, उनकी स्टोरी यही थी कि अपने 48 वजीरों के लिए, जरा सुने, ये जिन्होंने उस पे आना, साइकिल पे आना था, जी वो डच उसके प्राइम मिनिस्टर का साइकिल पे सवारी होनी थी, उन्हीं की आके वजीरों ने, पंजाब की बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ तो छोड़ भैंसे बेची थी इन्होंने, यहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस में भैंसे बेच के, आरिफ अलवी साहब के यहाँ आपको याद हो मुशायरा हुआ था कि भैंसे बेच के मुशायरा हुआ, ये भी बड़ा एक अजीब काम हुआ। बड़ी उसकी इन्होंने यहाँ पे आपको याद होगा वीडियोस बनाई, फिल्में बनाई, बड़े उसका प्रोपेगेंडा वगैरह किया है कि ये देखें बचतें हो रही हैं। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के वहाँ पे भैंसे बेच के कि मियां नवाज शरीफ साहब दूध पीते थे जनाब, इसलिए गोरे चिट्टे हो गए थे, दूध तो बंद करो ना यहाँ पे। वो दूध बंद हो गया, आजकल पता नहीं दूध कहाँ से आते हैं, चाय वगैरह अगर पी जाती है वो भी हमें बताया जाए। अब ये पंजाब से खबर आ रही है, जो लाडले हैं उस्मान बुजार साहब, उनके 48 वजीरों के लिए नई 48 गाड़ियां ली जा रही हैं आमिर साहब। और वहां पे अगर आपको याद होगा पहले 1300 सीसी होती थी, अब 1800 सीसी कर दी गई हैं। और उन्होंने उसका जवाब सुने, 48 गाड़ियां लीज पे ले रहे हैं। ये हमें जवाब दिया गया सस्ती पड़ेंगी। कैसे पड़ेंगी? आम गाड़ी आपको पड़ती है अगर 38 लाख रुपए की, 10-12 लाख रुपए सूद भी तो है ना, लीज पे 3 साल का है। उसका क्या कर रहे हैं? उसका 10-10 लाख रुपए देना है उन्होंने, डाउन पेमेंट करनी है। 48 गाड़ियों को लगाएं जरा, आपने 5-10 करोड़ रुपया जो है वो आपने डाउन पे देना है, फिर हर महीने एक एक गाड़ी का लाख-सवा लाख रुपए किस्त देनी है। ये गरीब आवाम है, ये रियासत मदीना के गरीब लोगों की केयर की जा रही है, और हमारे मुंह पे रोज पेंट भी किया जाता है, आप लोग टैक्स नहीं देते। तो मुझे समझाएं, ये पैसा जो आप देंगे गाड़ियों का देंगे, उनको वहां पे लीज पे ली जा रही हैं गाड़ियां, नई गाड़ियां मिनिस्टर्स के लिए। आप तो कहते हैं इनको मिनिस्टर, सारे अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं, इनके पास गाड़ियां हैं, लैंड क्रूजर है, पेजेरोज हैं, सारीज हैं, ऑलरेडी नई गाड़ियां थी, ऑलरेडी नई गाड़ियां थी। आप इनको नहीं कह सकते थे कि भाई साहब हमारे पास पैसे नहीं है, और आवाम को रोजाना आपने यहाँ पे चूना लगाया हुआ है, उनके लिए वो चीजें नहीं है। खैर यहाँ पे आ गई। अब इनकी जो बात इन्होंने बेसिस वाली की है वो बड़ी अहम है। होता ये है पाकिस्तान में, मादरत के साथ, जो ये थोड़े से हार्ड फैक्ट्स हैं, हमारे यहाँ ये सियासी प्राइम मिनिस्टर बेचारा हमेशा मजबूर हो जाता है। मुझे हमदर्दी आज इमरान खान से आज के बाद शुरू हो गई है। अच्छा, आज की उन तकरीर के बाद ना, आई एम फीलिंग सिंपैथेटिक टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब। उसकी 2-4 रीजनिंग है। हमारे यहाँ जो पावरफुल सर्कल्स हैं वो बड़े से वो सियाने और समझदार हैं। अच्छा, वो दुनिया को ये मैसेज देते हैं कि भाई साहब पाकिस्तान में अगर बिजनेस करना है ना, बिजनेस हमसे करें, आप यहाँ पार्लियामेंट से मत करें, आप सियासी लोगों से मत करें। ये आपकी बातें भी नहीं मानते, आपको अड्डे भी नहीं देते, आपको यहाँ पे एयर स्पेस भी नहीं देते, ये आपके खिलाफ तकरीरें भी करते हैं, ये एंटी अमेरिकनाइजेशन भी सोसाइटी में फैलाते हैं। ये आपके दोस्त नहीं हो सकते, हम आपके दोस्त हैं। हम आपको करके देंगे, आवाम को भी ठीक रखेंगे, मीडिया को भी ठीक रखेंगे, आपके खिलाफ कहीं से चूं भी नहीं होने देंगे। ये अयूब खान साहब ने, आपको याद होगा, अड्डे दिए अमेरिकन को साथ 10 साल बैठ के हुकूमत के, अमेरिकन का बाढ़ में जाए। हमने यहाँ पे इसको जमहूरियत को क्या करना है? अगर हमें वो आगे 2 अड्डे मिल जाते, चटागांव में मिल जाते, बड़ा बीर में मिल जाते हैं, हमने रशियन पे और चाइनीज पे स्पाइंग करनी है तो ठीक है, बल्ले बल्ले, पाकिस्तानी जाने, जमहूरियत जाने। ये वैसे जमहूरियत के लिए कौम नहीं बनी हुई। 10 साल वो बैठे रहे। इसके बाद जनरल जिया साहब आ गए, पूरा का पूरा CIA यहाँ पे बैठी हुई थी, सारा अखबार वार उन्होंने बैठ करके, उस वक्त इसराइल से खोते भी आए थे, ये पाकिस्तानी लोगों को नहीं पता। आजकल जो इसराइल के नाम पे भड़क जाते हैं ना, इसराइली खोते लाए गए थे कि वो जब पहाड़ पे चढ़ के असला लेके जाते थे इन्हीं मुजाहिदीन के लिए, हमारी फोर्सेज के लिए, वो लाए गए। जनरल मुशर्रफ साहब है, उन्होंने अड्डे फराहम किए, शमसी एयर बेसिस दिए, अटैक करवाए। उस वक्त पूरी कौम को उन्होंने, और आपको याद होगा 10 साल वो भी बैठे रहे। अब जिन जिन प्राइम मिनिस्टर्स ने यहाँ पे डिफेंस की है USA के खिलाफ, जिनसे कराई गई है, मैं अभी भी कहता हूँ इमरान खान साहब को बांस पे चढ़ा दिया उन्होंने कि चढ़ जा बेटा, राम भली करेगा। भुट्टो मोमेंट, भट्टू मोमेंट सर। अच्छा, भट्टू वाला क्या, वही मुझे आज याद आ रहे थे, हेनरी किसिंजर साहब और भट्टू साहब का डायलॉग हुआ था। तो हेनरी किसिंजर ने ये फरमाया था कि भाई साहब आप न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दें। भट्टू साहब ने कहा ओवर माय डेड बॉडी। हुआ कि फेयर एनफ, व्हाई नॉट।
अगर आपको शौक चढ़ गया है तो ठीक है, कौम और मुल्क के लिए कुर्बानियां लीडरों को देनी पड़ते हैं, आप भी दें। भुट्टो साहब ने कहा देंगे। उन्होंने इसी तरह की धुआंधार तकरीर कर दी, सफेद रीच का पता नहीं कौन का, कि मेरी जान का दुश्मन बन गया। उनका ख्याल था मेरी तकरीर के बाद कौम खड़ी हो जाएगी और यहाँ पे मुझे सपोर्ट मिलेगी और उसके बाद अमेरिकन की क्या जरूरत। और वैसे जनरल ज़िया को अपना बच्चा, अगर कहते बगल बच्चा समझते थे कि उसकी क्या करेगा। उन्होंने क्या किया, उसी बगल बच्चे के जरिए मार्शल लगवाया, उसी भुट्टो साहब को उन्होंने गिरफ्तार करवाया, फांसी लगवाया। जनाजे में 20 लोग भी नहीं थे। वही लोग जिनके लिए वो अपनी जान दे रहे थे, भुट्टो साहब, उनका अंजाम हमने देख लिया। उनका ख्याल था एंटी अमेरिकनाइजेशन तकरीर के बाद मैं हीरो बन जाऊँ, बन गए थे माशाल्लाह, आज तक भी हैं। इसके बाद आप आ जाएं नवाज शरीफ साहब, इनको उन्होंने कहा जी एटमी धमाके मत करें। हालांकि उस वक्त जनरल करामत के बारे में कहते हैं कि ही वाज अपोज टू इट, ये सामने आ चुकी हैं चीजें। उन्होंने कहा नहीं हम तो बम फोड़ेंगे, चलें जी फोड़ें। उसके बाद क्या हुआ उसका नवाज शरीफ साहब के साथ, बाहर नहीं बैठे, फांसी लगते लगते बच्चे थे। अगर वो सिंधी जज ना होते और भुट्टो साहब की तरह पंजाबी जजों के हाथ चढ़ जाते तो अब तक वो भी राम भली हो चुका होता, उनका भी वो भी बैठे होते, उनके भी ना खुदा ना खासा बरसे मना रहे होते। तो उस वक्त उनको भी चढ़ा दिया गया बांस पे कि भाई साहब आप कह दें तकरीर कर दें, डिक्टेशन नहीं लेंगे, मानेंगे नहीं किसी को। और जिन्होंने तकरीरें करवाई थी, सब कुछ करवाया था, उन्होंने नीचे से फट्टे फेंक के उन्होंने उन पे आके या तो जनाब मुशर्रफ को लॉन्च किया, उन्होंने मार्शल लगाया और सारी चीजें की। इससे आगे कहने की मेरी जरूरत नहीं, मेरे पर डलते हैं। इमरान खान साहब भी उसी डगर पे चल सर, मैं इससे आगे कुछ नहीं कह रहा, वो अक्लमंदों के लिए इशारे काफी हैं। और मुझे सिंपथी और पार्लियामेंट के साथ सिंपथी और एक आप लोग जज्बातियत की बुनियाद पे जाते हैं, बात चीजें नहीं कही जाती होती, बात चीजें अंदर बैठ के आपको थोड़ा सा अपने मफादात देखने पड़ते हैं। आपको बांस पे चढ़ाया जाता है, मुझे सियासतदानों से हमदर्दी हो रही है, इनको बांस पे चढ़ाया जाता है, जो चढ़वाते हैं बाद में वही डीले मारते हैं। उनके बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं सर, उनको नेशनलिटीज़ भी मिलती हैं, उनको सारी सपोर्ट भी मिलती है, उनको 32 अरब डॉलर्स भी मिलते हैं, असला भी मिलता है, वेपन, तोपें, गन्ने, सब कुछ मिलता है। इनके हिस्से में जेलें आती हैं, इनके हिस्से में फांसियाँ आती हैं, इनके हिस्से में जलावतनियाँ होती हैं। बस हम खुश हो जाते हैं, एक पटाखे की तरह। बहुत आला तकरीर थी, इसमें कोई शक नहीं, तकरीर बड़ी आला थी। इसके बाद आमिर साहब से जरा बेसिस पे पूछें सर। ब्रेक पे जाना है, मुझे लगता है ब्रेक ले ही लेते हैं। अभी क्लास साहब ने इतना खतरनाक किस्म की बातें की हैं, इसको जरा कम खतरनाक करते हैं। करें। और इसके अलावा ब्रेक के बाद ये भी बात करेंगे कि बड़े सीरियस किस्म के एक्विजिशन कास्ट किए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने शाह महमूद कुरैशी पे, और बड़ी एक इंटरेस्टिंग इन दोनों की भी स्पीचेस थी, एक दूसरे पर बड़े वार किए गए। इसके ऊपर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और आमिर बतीन साहब, जिस तरह ब्रेक से पहले क्लास साहब ने खुला के बात की है, किस तरह से इस पे कमेंट करें? नहीं, क्लास साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि ये इस तरह की जो नारेबाजी होती है, ये इसका मज़ा तो बड़ा आता है, मगर ये बहुत ही संजीदा मामलात होते हैं, मैं उस पर आता हूँ। मगर मैं थोड़ा सा ये डोमेस्टिक भी बात कर दूँ कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत ज़्यादा क्रेडिट लिया कि जी हम गवर्नमेंट के, हमने क्लेम किया बचत बड़ी कर रहे हैं, हमने बचत बड़ी कर दी है, गवर्नमेंट का एक्सपेंस कम किया है। और आज ही जो है सप्लीमेंट्री बजट हो रहा था, उसके अंदर इतने अरबों खरबों के जो है ना हर मिनिस्ट्री लेके जा रही है। एक जो प्राइम मिनिस्टर ने शायद नोटिस नहीं किया कि कैबिनेट डिवीजन जो कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है, आज ही सप्लीमेंट्री ग्रांट में पता नहीं अब कोई जो है, जो मुझे फिगर याद पड़ता, कोई कम से कम अरब रुपए के करीब तो सप्लीमेंट्री में जो एक्सपेंस पहले हुआ है और जो है 50-60 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा ले गए हैं। साथ में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर चैनलों का गला घोटने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं फवाद चौधरी साहब। 1 अरब रुपया मिसलिनियस में सेकेंडरी सप्लीमेंट्री बजट में, बजट अपना एक अलहदा, सप्लीमेंट्री में मिसलिनियस अकाउंट, ये चाय पानी के लिए पेस्ट्रियों में 1 अरब रुपया चला गया, इट इज़ लॉट ऑफ मनी। तो बहरहाल अब आते हैं कि इमरान खान साहब का ये वाला, ये एक हकीकत है कि जो जब आपकी फौजी हुकूमत होती है तो जो डिक्टेटर्स होते हैं उनको अपनी प्रिजर्वेशन ऑफ पावर का ज़्यादा पड़ा होता है, उनके लिए कौमी मफादात का कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता। ये स्टोरी यूब खान, ज़ियाउल हक और बिल्कुल मुशर्रफ की एक ही रही है कि उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि मुझे अमेरिका बहादुर कुछ ना कहे, हमारी लॉन्जेविटी रहे और पाकिस्तान के अड्डे शड्डे ये जाते रहे। इमरान खान साहब ने जो आज इसकी जो एनालिसिस जब वो कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ से शुरू किया कि जब हम अमेरिका ने कहा कि आप हमें हमारे हिस्सा बनते हैं या नहीं,
और वो कह तो सही रहे थे कि जनाब उस वक्त हमने बड़ी बेशर्मी से मुशर्रफ साहब की तरफ एटलीस्ट ये है कि उन्होंने नाम लिया। यहाँ तो नवाज शरीफ वगैरह या ये लोग तो बात तो करते हैं, मैं बात करते वक्त डरते हैं, और इन्होंने अपने दौर में जाने दिया, एटलीस्ट उन्होंने बात ज़रूर की, मगर बात वहाँ से नहीं शुरू हुई थी, बात उससे पीछे जाना पड़ता है। अच्छा। कि आपने वो मौका ही क्यों आने दिया, उससे पहले तालिबान को क्यों आपने मसलत उसके अंदर जो हमारा रोल था उनको अफगानिस्तान में स्ट्रेंथन करने का, और जलालाबाद को जब हम तस्खीर करने जा रहे थे या काबुल की जब तस्खीर करवाई गई तो वो उसके अंदर भी तो हमारी शमूलियत थी। जब एक पूरा गन पड़ गया था तो वो फिर हमारे गले आना था। सो वो एक थोड़ा सा एनालिसिस था। अब मेरा ख्याल है कि वैसे तो पीटीआई के हजरात बहुत खुश थे हमारे के, देखें जी हमारे लीडर ने अमेरिका के ख़िलाफ़ कितनी टका के कि वो आज बात कर दी कि हमने अड्डे नहीं देने, और वो बड़े इस मामले में बड़ी आज जो है ना छाती ठोकी जा रही थी। मगर मैं समझता हूँ कि ये जो फॉरेन पॉलिसी के ये जो मामला आता है, ठीक है, एक अच्छा आप दे रहे हैं कि ये अच्छा तरीका बात करने का कि आपके और हमारे मफादात एक है, और ये प्राइम मिनिस्टर आगे इंटरव्यू में भी कह चुके हैं, आर्टिकल्स में भी लिख के कर चुके हैं। आज जो है ना ये जो आज ही वाज प्लेइंग टू द गैलरीज, ये ओवरडू था उस तरीके से। आज वो अमेरिकनों को नहीं सुना रहे थे, वो जो है ना अवाम को सुना रहे थे और मीडिया को सुना रहे थे। जिस तरीके से ये बात की गई वो उससे वो मैं समझता हूँ उसके रिपरकशंस फिर होते हैं। ये वाली फूक ले लेना कि जनाब वो उन्होंने पहले बात नहीं की थी तो हमने बात की है, ठीक है, हमें दोनों चीज़ों को देखते हुए बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, दिलेराना फैसला है कि अगर आपने उनको ये अड्डे वड्डे नहीं देने, और बड़ी दिलेरी से उन्होंने कहा, मगर ये रब करने की ज़रूरत नहीं, आज रब किया गया। मगर हाँ दूसरा मैं समझता हूँ उनका ये जो कश्मीर पे भी ख़ास तौर पे है, आज वो बड़ा ज़रूरी था इस सारी तकरीर के अंदर आखिर में ये वाली बात करना। ये नहीं है कि अपोजिशन वाले इल्ज़ाम करते हैं कि हमारी ये जो तकरीरें होती हैं पॉलिसी मेटर्स की, और प्राइम मिनिस्टर को बड़ा कम मौका मिलता है कि पार्लियामेंट के अंदर तकरीरें करने का, तो पूरा श्रीनगर वहाँ पे बैठे कश्मीरी देख रहे होते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी था इस मौके पे कि वहाँ भी अफ़गानिस्तान के अंदर एक बड़ी सिचुएशन डेलिकेट है ऑफ कोर्स, कि वहाँ पे ये हमें आइंदा आने वाले दिनों में ये बहुत मेजर एक फ़ैसला है कि अमरीकी वहाँ से जा रहे हैं, पॉलिटिकल सेटलमेंट हुआ नहीं है, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब जिस तरह तालिबान वहाँ पे 80% तक कहते हैं कि जनाब उन्होंने गलबा हासिल कर लिया है, तो अमेरिकन जो है ना डेस्परेट हैं कि ये भी नहीं अलाउ किया जाएगा। तो कोई ना कोई जो है अगर वहाँ पे अड्डे नहीं हैं तो ड्रोन इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, कुछ ना कुछ उसका सलूशन निकालना है। ठीक है। तो वो इसलिए ये मामलात जो है ना और संजीदा हो जाते हैं, इनको संजीदगी से छाती ठोंकने की जरूरत नहीं, बड़े आराम से भी ये बातें की जा सकती। ठीक है, जेंटली भी ये बातें की जा सकती हैं और ऐसे करनी चाहिए कि उसकी रेपरकशंस ना हो। अच्छा, हम इस सेगमेंट में बात करना चाह रहे हैं, क्लास साहब अगर आप इस पर कुछ कमेंट करना चाहते हैं प्लीज़ कीजिए, लेकिन हम वो जो आज बिलावल और शामिम कुरैशी के दरमियान हुआ उस पर थोड़ा बात करना चाह रहे हैं। बिलावल और शामिम कुरैशी का कोई इस पर खासी मेरा ख्याल है बातचीत हो सकी है, उस पर हो सकी है। ठीक है, आमिर साहब की इस पर कहना फ्रिवलेस बातें हैं, मतलब अनफॉर्चुनेट है। बिलावल साहब भी बिल्कुल पटरी वो जो है ना पहले बहुत ज़्यादा संजीदगी से तकरीरें ये वाली करते थे, अब वो भी इसमें पड़ गए हैं। और शामिम कुरैशी अगेन फॉरेन मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा एक मेजर्ड बात करनी चाहिए। ये मुल्तान जाते हैं एयरपोर्ट पे, वहाँ शुरू हो जाते हैं बातें और वो मिसकोट होती हैं और उसकी कंट्रोवर्सी बनती है। यहाँ भी जो है ये फॉरेन मिनिस्टर जो होता है उसका अपनी शख्सियत को, अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा ना वो कंपोज रखना पड़ता है। आपको ना बचकाना हर वक्त यहाँ पे खड़े होकर हर मेंबर के साथ या आपको शाउटिंग मैच नहीं करना होता, शाउटिंग मैच नहीं करना होता। थोड़ा सा मेरा ये ख्याल है, वो जैसे कह रहे फॉरेन मिनिस्टर जो है दुनिया भर में फिरता है, आता जाता है, सारी चीज़ें उस पर करते होते हैं। बाकी ये कमिंग टू द पॉइंट जो आमिर साहब कह रहे हैं, इसका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि इन्हीं ट्रंप साहब के साथ हमारे तल्लुकात बड़े अच्छे थे, जब ये गए भी थे प्राइम मिनिस्टर साहब, दोनों के बड़े अच्छे तल्लुकात थे। और बड़ी ज़बरदस्त अब उसे मसला जहाँ से पैदा हो रहा है और जो मुझे खौफ हो रहा है वो पर्सनल हो रहा है। जैसे भुट्टो साहब का किसिंजर का पर्सनल हो गया था इशू, दोनों में एक आ जाती है ना, बाज़ बॉडी वाइब्स आपकी थोड़ी सी नेगेटिव आना शुरू हो जाती है। अब यही है कि हमें ये शिकायत है कि जनाब के उसने ना जो बाइडन साहब हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को फोन नहीं किया, क्लाइमेट की मीटिंग में नहीं बुलाया, उन्होंने बहुत सारी घास नहीं डाली। दूसरे लफ्जों में उन्होंने मोदी साहब को, पीएम साहब को, उनको उन्होंने 20 दिनों के अंदर अंदर उनको कॉल भी कर ली, उनको अलायंस की ऑफर भी कर दी, वो चाइना के अगेंस्ट उनको सपोर्ट भी दे दी। हम जो समझते हैं हम उनके बड़े अलाइज हैं, तो हमें उन्होंने
एक आके टेलीफोन कॉल नहीं कर ठीक दी। है। रही सही पे मुझे यूसुफ को मैं पढ़ा था, उन्होंने कहा जी हम भी कोई इंतजार नहीं कर रहे। बिल्कुल। सो मुझे ये लग रहा है कि इस तरह के इश्यूज जो हैं जो डिप्लोमेटिकली हल होने चाहिए, अब वो बहर आना शुरू हो गए, और बहर आने से दोनों साइड से गुस्सा जो है ना, जो डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में आपको मुल्क के मफादात देखे जाते होते हैं, सम टाइम आपको पर्सनल इंसल्ट्स जो होती है ना, वो थोड़ी सी अगर फील भी हो रही हूँ, पॉलिसी चाहे यही रखें, मगर उनको इसको ignore शुगर रखनी कोटेड रखी जा सकती है, इसके अंदर जो है उसको रब करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और इस तरह की पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे कुछ आउटकम्स निकलें। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन के लिए हाउसिंग कॉलोनी बनाने का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन किस तरह से की गई है, इस पर डिस्कशन करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, काबीना की एक्सक्लूसिव स्टोरी के लिए आपके पास आएंगे। काबीना अरकान ने जिस तरह से अदालत उस्मा के तकद्दुस को नज़रअंदाज करते हुए उनकी जो हिदायत हैं उस पर इतराज़ात उठाए हैं, उस पर ये क्या मामला हुआ? कैबिनेट की एक बड़ी अहम स्टोरी है, मेरा ख्याल है बड़ी स्टोरी है जो आपसे शेयर करें। लास्ट वीक कैबिनेट का इजलास हुआ, उसमें एजेंडे पे ये मेरे पास कॉपी भी है उसकी दस्तावेज़ात की है, तो उस पर ये लॉ मिनिस्ट्री जो है वो एक समरी लेकर आई, उन्होंने ब्रीफ किया कैबिनेट को, और उसमें उन्होंने बताया कि जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या गुलजार साहब, इन्होंने पिछले साल मार्च में मुलाजमीन जो हैं इसके वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने उनके पास एक अर्जी पेश की थी कि जनाब हमारे पास यहाँ रहने के लिए घर नहीं है, कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, ठीक है, तो आप इनको कहीं हुकूमत को हिदायत दें कि ये हमारे लिए हाउसिंग सोसाइटी जो है ना ये यहाँ पे ये शुरू करें। तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पर आके हिदायत दी, जो हिदायत पास ऑन की गई सीडीए को। तो सीडीए ने अपना, इन्होंने बोर्ड में बैठ के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स थे, तो इन्होंने बैठ के जनाब 33 इन्होंने एकड़ मांगे थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, इन्होंने कोई ना सीडीए बोर्ड ने बैठ के 28 एकड़ की इन्होंने मंजूरी दी कुड़ी ये रोड पे, इन्होंने कहा जी वहाँ पे आपकी बना लेते हैं। साथ में बैठ कर उन्होंने ये कंडीशनल कर दिया कि इसको एंडोर्स करेगा जो वो आपकी फेडरल हुकूमत जो है ना वो एंडोर्स करेगी। इसके बाद जनाब उन्होंने बना लिया PC1 एक, अच्छा, उसकी जो लागत बनी पता ये चला कि वो जो ज़मीन है जो वहाँ पे 28 एकड़ देनी थी सीडीए ने, उसकी तकरीबन 50 करोड़ रुपए के करीब उसकी मालियत बनती है। ये चला गया CTWP में। जब वहाँ पे किया तो ये पॉइंट आउट किया गया, उन्होंने कहा ना वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स का ज़रा ये लिया जाए, इनका पता किया जाए, इनपुट लिया जाए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए, क्योंकि किसी ने पॉइंट आउट किया कि जब बेनजीर भुट्टो साहिबा यहाँ पे वज़ीर आज़म थी 95 में, तो एक समरी मूव की गई थी जिसके तहत उन्होंने कहा जनाब कि नए सरकारी घर हम नहीं बनाएंगे, ये जो मुलाजमीन है ना इनको रेंट दे दिया करें, हाउस रेंट दे दें, इनको आप घर बना के ना दें। वो एक अलहदा माफिया, एक अलहदा कहानी है कि किससे उसे ब्यूरोक्रेसी ने जब अपने अपने घर बनाए हुए थे उन्होंने फैसला करवाया, और यहाँ लड़ाई झगड़े करप्शन होती है सारी सरकारी घरों में, वो एक अलहदा कहानी है, उस पर जाते हैं। बहरहाल बेनजीर भुट्टो ने फैसला कर लिया, उस पर उन्होंने ये कहा कि इसने CTWP ने कि अब आप जो है हाउसिंग मिनिस्ट्री से आप उनको अप्रोच करें, हमारी तरफ से क्लियर है। हाउसिंग मिनिस्ट्री में जब किया तो उन्होंने भी क्लियर कर दिया नॉन ऑब्जेक्शन के जनाब ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बैन लिफ्ट करना था कैबिनेट को। 1995 का बैन लगा हुआ है कि सरकारी तौर पर हाउसिंग सोसाइटी कोई नहीं बनाएगी, सरकारी घर या इस तरह चीज़ें नहीं बनेंगे। जब ये मामला उन्होंने समरी बनाई जनाब, लॉ मिनिस्ट्री को उन्होंने NOC दे दिया कि आप जो है जाके कैबिनेट से अप्रूवल ले लें। कैबिनेट में जब ये मामला पहुंचा, अभी जो लास्ट वीक की बात हैं, मैं जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके आता हूँ इस पर। कैबिनेट में जब ये पहुंचा और ब्रीफ किया गया लॉ मिनिस्ट्री के सामने, उन्होंने रिकमेंड किया था कि जनाब ये बैन जो है ना ये लिफ्ट करके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आर्डर्स हैं, आप उनको अलाउ कर दें कि ये 28 एकड़ जो है हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाए। उस पर जनाब इमरान खान साहब के जो वजीर हैं बहुत सारे, उन्होंने कहा जनाब कि ये नहीं हो सकता, अच्छा, इसको अगर हम बैन आज इसको लिफ्ट करेंगे तो ये एक यहाँ प्रेसिडेंट बन जाएगी, बाकी महकमे जो है वो भी हमारे पास आना शुरू हो जाएंगे। तो लिहाजा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस किया कि जनाब आपको इसके समरी पर अप्रूवल नहीं देनी चाहिए, अच्छा, आपको ये बैन लिफ्ट नहीं करना चाहिए। इसका एक आपको तरीका है कि आप जनाब के ये भी ना समझा जाए कि डायरेक्ट हम ना कर रहे हैं, सही, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के आर्डर्स हैं इस पे और सारा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने कहा जनाब कमेटी बना दो। अच्छा, लॉ मिनिस्ट्री को कहा जनाब कि हालांकि लॉ मिनिस्ट्री खुद लेके आई थी ये सारी चीज़ें जो है लॉ मिनिस्ट्री ने लानी है ना, सारी सिफारशात भी लाई थी, प्लस बैन इसको लिफ्ट करें, समरी भी लाई, और उसमें जो कमेंट्स है दूसरे मिनिस्ट्रीज के वो भी लेके सारा प्लंदा लेके आए थे वो। उस पर उन्होंने कहा जनाब के टाला जाए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इमरान खान साहब ने फैसला किया। अच्छा, उन्होंने कहा जनाब एक आप एक काम करें, एक यहाँ कमेटी बना लें, और लॉ मिनिस्टर को कहा उन्होंने फरोग नसीम साहब को कि आप अपनी मर्जी के बंदे डाल दें उसमें, कि वो इस पे हमें तजावीज़ दें, हमें सिफारशात दें। सो जनाब एक बड़ा इसको एक स्टेप लिया गया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस
गुलजार अहमद साहब की जो हिदायत थी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ के लिए, एम्प्लॉइज़ के लिए हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाए, जिसकी मलियत 50 करोड़ रुपए के करीब बनती थी, जब पैसे मांगे गए तो उन्होंने इनकार किया है। तो ये है ये डेवलपमेंट और ये है आमिर साहब। बस के साबित ये हुआ कि इमरान खान साहब अपने फास्ट बॉलर मोड में आ चुके हुए हैं कि ये एक चीज़ नहीं है, 3-4 चीज़ें हो गई हैं। पहले तो उन्होंने अमेरिका को ठिंगा दिखाया कि कर लो जो करना है, बेसिस नहीं देनी है। उसके बाद आज ही उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल जो मुशर्रफ के ऊपर जिस तरीके से अटैक किया है और बिल्कुल जायज़ किया है, मगर क्योंकि वो रिटायर्ड चीफ़ हैं, मगर बहरहाल चीफ़ रहे हुए हैं, उस पर कई दफ़ा वहाँ पे पिंडी में इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छा नहीं देखा जाता। मगर इमरान खान ने आज बड़े बोल्डली बताया कि हमने मुशर्रफ के दौर में कैसे बेसिस दी हैं और किस तरीके से हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को जो है ना नुकसान पहुँचाया और क्या ज़्यादती की। उसके बाद उन्होंने आज नेशनल असम्बली के स्पीकर को जो है उन्होंने भी कहा जी, वो ये नवाज शरीफ साहब का भी तरीका था ना कि ईद के ऊपर वंड दो पैसे, इनको भी बख्शिश दे दो, इनको भी दे दो, अपनी जेब से तो देने नहीं होते, कौमी खजाने से देने होता है। उससे बड़े वो स्टाफ बड़ी तारीफ़ें देता है कि जी बच्चे बड़ी दुआएं देते हैं, तो उसका बड़ा मज़ा आता है। तो उन्होंने स्पीकर साहब के भी जब कहा कि जनाब ये उनकी ड्यूटी है, सरकारी उनकी नौकरी करनी है, उन्होंने एक ऑनरेरियम दे दें, उन्होंने कहा जी नहीं 2-2 3-3, तो अच्छी बात है कि उन्होंने उनको भी डिफाई किया। उन्होंने कहा जी मैं बादशाह सलामती हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ, मुझे बड़ी पसंद आई उनकी ये बात। पर बहरहाल वो भी वहाँ भी हल्की सी डिफाइंस थी। अब ये फाइनली जो चीफ जस्टिस साहब को उन्होंने जो है ये वाली बात को रसिस्ट कर रहे हैं, तो वो अपने फास्ट बॉलर मोड में आ चुके हैं। अब ये नहीं पता मुझे कि ये सारी बहादुरी है, मैं इस पे उनकी बहादुरी तो है ही है, मगर ये मगर जो आपने बात की है ना आगे, मैं थोड़ा डर गया हूँ कि ये जो इसमें फूक ली जाती है ना बहुत ज़्यादा, और ये जो फूक देने वाले लोग होते हैं, एक बांस के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, वो बांस के जो आखिरी कोने में जब पहुँचता है ना, तो वो मैं उस तरह के लोगों से बड़ा डरता हूँ जो बांस खींच लेते हैं। तो आई जस्ट होप कि ये जो फूक दी जा रही है कि चारों तरफ से आप एक चाइना शॉप में घुस के जो है आप दाएं बाएं लेफ्ट राइट टकरे मारे, इसका अच्छा नतीजा निकले। और दूसरा आपको याद होगा कि ये नवाज शरीफ साहब ने भी टक्कर ले ली थी, उन्होंने चीफ जस्टिस उस वक्त सजाद अली शाह साहब से ले ली थी, आपको याद होगा सर। इसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी, उन्होंने भी सजाद अली शाह साहब से, आपको याद होगा, उन्होंने टक्कर ले ली थी जब उनकी हुकूमत फिर वो तोड़ी गई थी, तो उस पर भी उनको वो किया गया था, उसमें एंडोर्स की थी सर उन्होंने। तो जनाब मुशर्रफ साहब ने भी इफ्तिखार चौधरी साहब से टक्कर ली थी। रिवायात तो लंबी है, नवाज शरीफ साहब ने फिर ले ली थी। ये जो यॉर्कर आ रहे हैं ना, ये बड़े यूं स्विंग करते आ रहे हैं, डूम करके जो है ना, पंजे पे टो ब्रेकर्स। यो तो आपके एडवाइजर पे होता है ना कि आपके एडवाइजर आपको क्या एडवाइस करते हैं। खान साहब किसी के एडवाइजर वो कितनी सुनते हैं या नहीं सुनते, क्योंकि वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई रेस्ट्रेंट के मुजाहरे किए हुए हैं। जैसे इनका वजीर जो है बड़ा मशहूर बशीर अहमद अल मरूफ आजम सवाती, वो फ्राडिया, जो मिस्टर फ्राडिया है जो वहाँ पे आगे जेली डॉलर जिसने तकसीम किए थे, अब उस पे भी है। इनमें जुल्फी बुखारी पे भी उन्होंने बहुत सारी, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने इनको, मैं समझता हूँ कल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं तो सिर्फ कल स्वाति साहब भी, क्योंकि उस मीटिंग में मैं देख रहा था शिरका के अंदर शामिल है, कि कल जो है जो पार्लियामेंट्री कमेटी की नेशनल सिक्योरिटी पे मीटिंग है, उसमें नून लीग की तरफ से ये बयान आया है कि जनाब हम ये कल सुनेंगे, सिर्फ हम कमिट कुछ नहीं करेंगे, हम उसके बाद जॉइंट सेशन एक आना चाहिए। ये खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे थे कि हम जॉइंट सेशन कराएंगे, उसके बाद सारी पार्लियामेंट में डिस्कशन होगी, फिर फैसला किया जाएगा। सो दोबारा इतनी जो इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि आसानी से वो सारे लोग मान जाएं, तो शायद ये टाइम आ गया जिसके वक्त डीले ली जाती हैं, ये डीले दी जाती हैं। बड़ी खबर ये है आखिर पे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने सीधा इनकार कर दिया कि आपके एम्प्लॉइज़ के लिए हाउसिंग सोसाइटी नहीं बनाई जा सकती। वो उन्होंने मशवरे के लिए उन्होंने भेज दिया है, जो कमेटी जैसे बनती हैं फरूक नसीम साहब के पास। देखते हैं, बहरहाल बहादुरी का काम है सर, बहादुरी का काम है और यॉर्कर कराए हैं, और देखते हैं कि इनके रेपरकशंस किस तरह से होते हैं। अब ये भी देखना है कि कल का दिन जो हैपनिंग है उसके क्या आउटकम्स निकलते हैं। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।